मेनू दिखाओ उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें उपन्यास बिन उपन्यास नायिका के हरम वाली खलनायिका अध्याय 1 खलनायक प्रणाली बचाव के लिए नायिका के हरम वाली खलनायिका C1 खलनायक प्रणाली बचाव के लिए एड्स बाय पब फ्यूचर। अपने पहले जीवन में उसका कोई नाम नहीं था। उसका कर्तव्य राज्य के राजकुमार की रक्षा करना और उसकी आज्ञा का पालन करना था, और उसका पूरा जीवन इसी एकमात्र उद्देश्य के लिए समर्पित था। उसके मन और शरीर को इस हद तक प्रशिक्षित किया गया था कि राजकुमार को उसकी इच्छा का पालन करवाने के लिए बोलने की भी जरूरत नहीं थी। वह नहीं जानता था कि वह कौन है या कहाँ से आया है। न ही उसे ऐसे सवाल पूछने की इजाजत थी। अनगिनत लोग जिन्होंने युवराज को नाराज किया, उनके हाथों मारे गए। कई लोग बेतुके सांसारिक कारणों से मारे गए, जैसे कि दबंग राजकुमार के सामने ठीक से झुकना नहीं। छाया कभी कभी सोचती कि क्या उनका जीवन वाकई इतना बेकार है, इतना बेकार कि यह पूरी तरह से किसी की सनक पर तय किया गया है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे शायद कुछ पल बाद उनका अस्तित्व भी याद न रहे। हालांकि अंत में उसका अपना अंत भी कुछ अलग नहीं था। छाया को आश्चर्य हुआ कि क्या ये उसका प्रतिशोध था। उसकी मृत्यु इसलिए नहीं हुई कि वह अब राजकुमार की इच्छा का पालन नहीं कर सकता था, नहीं इसलिए कि वह अयोग्य था। नहीं, उसकी मृत्यु इसलिए हुई क्योंकि एक श्रेष्ठ राज्य की राजकुमारी ने उसके नकाबपोश चेहरे को असुरक्षित युवराज की इच्छा से अधिक देर तक घूरा। जैसे ही उसका सिर गिलोटिन से दूर लुढ़का, छाया ने सोचा कि क्या वह उन लोगों से मिलेगा जिन्हें उसने राजकुमार के लिए मारा था। क्या वे उससे नफरत करेंगे? कैसा लगता है नफरत होना? कैसा लगता है किसी की भावनाओं को महसूस करना? लेकिन अजीब बात यह है कि वह उन मृत आत्माओं से नहीं मिला। इसके बजाय वह एक बार फिर जीवित हो गया, न तो उसी शरीर में, न ही उसी दुनिया में। वह अब एक बच्ची थी और एक ऐसी दुनिया में थी जो पूरी तरह से अलग थी, फिर भी उसकी अपनी दुनिया से काफी मिलती जुलती थी। सड़कें, गाड़ियां, तलवारें और ढालें, कुलीन और आम लोग, सब कुछ वैसा ही काम कर रहा था जैसा उसे याद था। उनके नाम भले ही अलग अलग हों, लेकिन उनके लक्ष्य एक ही थे, सिवाय इसके कि वह अब एक अनाम छाया नहीं थी, बल्कि उस्माथियाई साम्राज्य की एक वास्तविक राजकुमारी थी। छाया को अभी भी पिता या माँ का प्यार नहीं पता था, लेकिन वह खुश था। अब उसे महसूस करने से मना नहीं किया गया था, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक भावना। न ही कोई उसे कठपुतली बनने से रोकता था। आज़ादी का स्वाद अच्छा था। इसका स्वाद ऐसा था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी, नशीला और लत लगाने वाला। उसने न केवल बात करना और महसूस करना सीखा, बल्कि उसने सपने देखने की हिम्मत भी की। किसी और के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए। उसके सपने छोटे थे, शायद कई लोग उन्हें महत्वहीन भी कहेंगे। नृत्य करना सीखना, पेंटिंग करना, या बस रात भर सितारों को निहारना, अपने विचारों में खोया रहना। सभी बेकार काम जो उसने पहले कभी करने की हिम्मत भी नहीं की थी, अब उसे बहुत आसान लगने लगे। और इस प्रकार उन्होंने धीरे धीरे अपनी नई पहचान को अपना लिया, और स्वयं को अब कोई अनाम व्यक्ति नहीं, बल्कि ओस्माथियन साम्राज्य की राजकुमारी एमिलिया के रूप में स्वीकार कर लिया। शायद यह उसके पहले जन्म के अलग स्वभाव के कारण था, या उसकी स्थिति के कारण जो राजकुमारी को बाकी लोगों से अलग करती थी, या दोनों का संयोजन था, लेकिन वह इस जीवन में भी अकेली और बिना किसी साथी के रह गई। राजकुमारी एमिलिया को अपनी रानी माँ से ज्यादा प्यार नहीं मिला, न ही उसे अपने पिता राजा से कोई अनुग्रह मिला।
लेकिन वह अपने हुनर और शानदार सुंदरता के लिए पूरे देश में मशहूर हो गई। ये सब उसके छोटे छोटे सपनों का नतीजा था, लेकिन लोगों को इसकी परवाह नहीं थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। एमिलिया को अपनी बढ़ती प्रतिभाओं पर उनका ध्यान आकर्षित करने की कोई परवाह नहीं थी, न ही वह राजा और रानी की नज़रों को आकर्षित करना चाहती थी। वह बस एक संपूर्ण जीवन जीना चाहती थी, एक ऐसा जीवन जो खुशी और आनंद से भरा हो। ज्ञान और कौशल की उसकी अंतहीन खोज बस इस खुशी को पाने का उसका तरीका था। जहाँ तक उसकी खूबसूरती से मिलने वाली प्रसिद्धि की बात है, तो उसे इसकी भी परवाह नहीं थी। इसके बजाय उसे डर था कि एक दिन उसके पिता राजा उसे दुल्हन के रूप में दूसरे राज्य में भेज देंगे, और उसकी आज़ादी की जिंदगी या तो फिर से किसी राजकुमार की पालतू बनकर रह जाएगी, या फिर एक भागी हुई राजकुमारी के रूप में छिप कर रह जाएगी। बाद की संभावना ज्यादा थी, क्योंकि वह अब खुद को भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ना चाहती थी। इसलिए न केवल वह इस बात की परवाह नहीं करती थी कि उसका शरीर सुंदर है या नहीं, बल्कि कभी कभी तो वह ये भी चाहती थी कि काश वह कुरूप पैदा होती, ताकि वह राजकुमार से विवाह करने के योग्य न होती। जब वह उससे मिली तो सब कुछ बदल गया। बेकर की बेटी मेव निश्चित रूप से एक सुंदर लड़की थी, एमिलिया के मानकों के अनुसार भी। उसके आम कपड़े और लड़कों जैसा हेयरकट उसके आकर्षण को छिपाने में कुछ खास मदद नहीं कर पाया। एट नॉवल बन एट। लेकिन एमिलिया के दिल को जो चीज़ लुभा रही थी, वह उसका चेहरा नहीं था, बल्कि उसकी मुस्कान थी जो सूरज की तरह चमक रही थी, और उसकी प्यारी हंसी जो उसके कानों में छोटी घंटियों की तरह झंझना रही थी। एमिलिया के लिए वह खुशी का प्रतीक थी, और उस पल से मेव उसकी दुनिया का केंद्र बन गई। एमिलिया उसके चारों ओर घूमती थी, जैसे एक तुच्छ ग्रह चमकते सूरज के चारों ओर घूमता है, बस उसकी चमकदार रोशनी का अधिक से अधिक आनंद लेने की उम्मीद में। यहाँ तक कि नानबाई की बेटी का जिद्दी दिल भी सुंदर राजकुमारी की सच्ची खोज का विरोध नहीं कर सका। मेव ने बाद में बताया कि उसे भी पहली नज़र में ही राजकुमारी से प्यार हो गया था, हालांकि उस समय उसने इसे व्यक्त करने की हिम्मत नहीं की थी। और उस पल से एमिलिया को अपनी सुंदरता पर गर्व होने लगा। अगर वह सुंदर न होती, तो शायद वह मेव को आकर्षित ही न कर पाती। कम से कम यह इतना आसान नहीं होता, और वह अपने जीवन के प्यार के साथ बिताए गए कई सुखद क्षणों से वंचित रह जाती। मेव से मिलने के बाद वह अब दूसरों की परवाह किए बिना अपनी ही दुनिया में नहीं रह सकती थी। इसके बजाय वह एक बार फिर से सपने देखने लगी, लेकिन अब उसके सपने छोटे और महत्वहीन नहीं थे। नहीं, वे उसके प्यार की तरह ही भव्य और राजसी थे। अपने प्रेमी के सहयोग से उसने एक दिन अपने पिता के उत्तराधिकारी के रूप में रानी बनने और मेव से विवाह करके राज्य को एक नए युग में ले जाने का सपना देखा। आखिरकार केवल इसी तरह वह उसे वास्तव में खुश कर पाएगी। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दोनों ने मिलकर काम किया। उसकी प्रतिष्ठा को बढ़ाया, उसे कूटनीति और अदालती मामलों में प्रशिक्षित किया और राज्य के विभिन्न निर्णय लेने वाले अंगों में उसे शामिल किया। और तमाम मुश्किलों के बावजूद आखिरकार वह दिन आ ही गया। यह बहुत जल्दी आ गया, और एमिलिया को यकीन ही नहीं हुआ जब उसने सुना कि उसके पिता राजा आखिरकार नींद में ही चल बसे। उन्होंने कहा कि यह उनकी पुरानी बीमारी के अचानक उभरने के कारण हुआ, और राजगद्दी का उत्तराधिकारी होगा उनकी एकमात्र बची हुई बेटी एमिलिया। और इस प्रकार अपने जीवन के प्यार से मिलने के 10 साल बाद वह दिन आ गया जब अंततः उसे ओस्माथियाई साम्राज्य की रानी के रूप में राज्याभिषेक किया गया। एमिलिया का मानना था कि वह जिसे उसके अधिकांश लोग प्यार करते थे
और जो अब रानी बनने जा रही थी ने सचमुच दुनिया की सारी किस्मत पाली थी। उसने ब्रह्मांड के हर सितारे को इस उपकार के लिए धन्यवाद दिया जो उसे शायद थोड़ा जल्दी मिला था। उसके प्रेमी का सपना आखिरकार पूरा हो गया। एक बार जब एमिलिया रानी बन गई तो कोई भी उसे मेव से शादी करने से नहीं रोक सकता था, और भविष्य में वे दोनों मिलकर राज्य को असीम समृद्धि के युग में ले जाएंगे। उस दिन एमिलिया के सीने में खुशी असीम थी, इतनी असीम कि उसे अब और नहीं रोका जा सकता था। वह उसके चमकीले लाल खून के साथ बह गई और उसके अब छेदे हुए दिल में सिर्फ खालीपन और निराशा रह गई। क्यों? उसकी पीड़ा आसन मृत्यु से नहीं, बल्कि उस व्यक्ति के विश्वासघात से थी जिस पर वह अपने जीवन में सबसे अधिक भरोसा करती थी। वह मेव से बहुत प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी। वह उससे इतना प्यार करती थी कि जब मेव ने उसे अपने प्यार को पूरा करने के लिए उसके राज्याभिषेक तक इंतजार करने के लिए कहा, तो उसने वास्तव में एक पूरा दशक इंतजार किया। और जब भी मेव ने उसे सभी तरह के मामलों को संभालने देने के लिए कहा, तो एक बार भी एमिलिया को यह नहीं लगा कि कुछ गलत हो सकता है। लेकिन आज उसे एहसास हुआ कि वह कितनी मूर्ख थी। अगर उसके जीवन की पहली त्रासदी भाग्य के हाथों हुई थी, तो इस जीवन की त्रासदी वास्तव में उसकी अपनी करतूत थी। क्योंकि जब उनकी भावी रानी को हजारों नागरिकों के सामने बालकनी में हृदय में छुरा घोंपा गया, तो उनके कानों में आक्रोश और आतंक की चीखें नहीं, बल्कि निंदा की आवाजें गूंज रही थीं। स्वयं की खलनायक को मौत दो, हत्यारे को मार डालो, उसे मार दो, उसे मार दो। मेव ने अपने प्रेमी की अंतिम प्रार्थना का उत्तर देने की भी जहमत नहीं उठाई और एमिलिया को अपने ही खून से लथपथ संगमरमर के फर्श पर असहाय रूप से गिर जाने दिया। राजकुमारी का शुद्ध सफ़ेद राज्याभिषेक गाउन धीरे धीरे उसके एक बार जीवंत बालों के समान लाल हो गया, क्योंकि वह अविश्वास में अपने प्रेमी के उदासीन चेहरे को देख रही थी। और जैसे जैसे उसकी दृष्टि धुंधली होती गई, एमिलिया की निराशा धीरे धीरे क्रोध में बदल गई। एक जलता हुआ क्रोध जो उसने अपने 2 जीवनकालों में पहले कभी महसूस नहीं किया था, उसकी आत्मा को चीरता हुआ प्रतीत हुआ, और हजारों घंटियों की आवाज़ उसके विचारों के साथ गूंजती हुई प्रतीत हुई। क्यों? मैं ही क्यों हमेशा अपना पूरा जीवन किसी के लिए समर्पित कर देता हूँ और अंत में कचरे की तरह फेंक दिया जाता हूँ? हमेशा मैं ही क्यों? मैंने क्या गलत किया? उसकी आत्मा शून्य में तैरती हुई प्रतीत हो रही थी, क्योंकि ये अब निरर्थक प्रश्न लगातार उसके अन्यथा खाली दिमाग में गूंज रहे थे। उसे पहली बार मरने की याद आ गई। तब भी वह इसी प्रक्रिया से गुजरी थी, लेकिन उस समय उसे एक मजबूत खिंचाव महसूस हुआ था और उसकी आत्मा अंततः एक भ्रूण में समा गई थी जो बाद में एमिलिया बन गई। इस बार आकर्षण कमजोर था, बहुत कमजोर। एमिलिया को लगा कि शायद वह बस एक भटकती आत्मा बन जाएगी। शायद वह अपनी मृत्यु के बाद भी उतनी ही निराश होगी जितनी वह अपने जीवन में थी। नहीं, नहीं, अगर अगला जीवन है तो मैं कभी भी किसी के लिए खुद को पूरी तरह से समर्पित नहीं कर पाऊंगा, और अगर मुझे कोई चीज़ पसंद है तो उसे अपनी हथेली में कसकर पकड़ना होगा ताकि वह कभी छूट न जाए। कभी नहीं। उसकी आत्मा पीड़ा में लग रही थी और वह आक्रोश में जल रही थी। भले ही मैं भूत बन जाऊं, मुझे मेव को परेशान करने के लिए वापस जाना होगा। और जैसे कि उसका आक्रोश किसी रूप में प्रकट हो गया हो, एक काली छाया ने उसकी आत्मा को धीरे से गले लगा लिया और पीड़ा गायब हो गई। एमिलिया को केवल एक पल के लिए राहत महसूस हुई, इससे पहले कि उसके मन में अजीबोगरीब घटना को लेकर संदेह भर जाए। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था जब वह मरी थी, है ना? उसकी आत्मा को जला रही प्रतिशोध की आग को बुझाने के बाद
छाया ने उसे अपने आलिंगन से बाहर आने दिया। धीरे धीरे उसने एक मानव लड़की का रूप ले लिया, जो गोरी त्वचा, लंबे काले बाल और हरे रंग की आंखों वाली एक छोटी सी लड़की थी। वह प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराई, मानो उसके लिए एमिलिया की देह विहीन आत्मा सड़क पर चलने वाले किसी राहगीर से भिन्न नहीं थी। नमस्ते। और उसके हाथ की एक लहर के साथ निराकार आत्मा ने धीरे धीरे अपना आकार बदल लिया और वह एमिलिया जैसी दिखने लगी, जिसे मार दिया गया था। एड्स बाय पब फ्यूचर। यहाँ तक कि वह सफ़ेद गाउन भी वापस आ गया था, जिसे उसने अपने राज्याभिषेक के समय पहना था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि यह सब कुछ महत्वहीन था, लेकिन फिर भी यह चौंकाने वाला विस्तृत लग रहा था, असली चीज़ से अलग नहीं। मुझे यकीन है कि आप सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूँ। मैं ही हूँ, जिसने आपके पहले जन्म के बाद आपकी भटकती आत्मा को पाया और आपको पुनर्जन्म की अनुमति दी। मुझे देखकर खुश हुए। एमिलिया कुछ मिनटों के लिए स्तब्ध रह गई, क्योंकि उसे ऐसी बात की उम्मीद नहीं थी। उसे ये भी नहीं पता था कि यह सच है या झूठ, लेकिन ऐसा नहीं था कि उसके पास जानने का कोई तरीका था। क्यों? उसे थोड़ी थकान महसूस हुई। उसे लगा जैसे आज उसने बहुत ज़्यादा सवाल पूछे हैं। क्या लड़की उसका सवाल समझ पाएगी? मैंने तुम्हें क्यों बचाया? शायद इसलिए कि मैं बस उत्सुक था। यद्यपि तुम्हारा जीवन इतना अन्यायपूर्ण था, फिर भी तुमने किसी प्रकार की नाराजगी नहीं रखी। बहुत अजीब बात है। इसलिए मैंने सोचा, मैं तुम्हें एक और मौका दूं और देखूं कि तुम कैसा प्रदर्शन करते हो। मैं बस ये देखना चाहता था कि क्या होगा, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने बदल जाओगे। इस बार तुम्हारा जीवन इतना भी बुरा नहीं था, है ना? अस्क एक राजकुमारी, है ना? बेशक, मैं मानता हूँ कि अंत बुरा था, लेकिन फिर भी तुम्हारे पहले जीवन की तुलना में ये कुछ खास नहीं था, है ना? एमिलिया ने उस रहस्यमयी लड़की को एक असहाय मुस्कान देने से पहले उसे घूरकर देखा। क्या तुम्हें ये जानकर निराशा हुई कि मैं कोई शुद्ध आत्मा नहीं हूँ, जिसमें नकारात्मक भावनाएं नहीं हैं? मेरे पास मेरे पहले जीवन में खुश होने के लिए कुछ भी नहीं था। जब मैं मर गया तो नाराज होने का कोई कारण नहीं था। ऐसा नहीं है कि मैं इतना महान हूँ कि मैं इसे महसूस नहीं कर सकता। लेकिन इस बार मैं। उसने खुद को शांत करने के लिए एक गहरी सांस ली, अपनी आत्मा की गहराई में एक बार फिर से दर्द को महसूस किया। इस बार मैंने बहुत कुछ खो दिया है। मैंने सब कुछ खो दिया है। और मुझे ये भी नहीं पता कि क्यों। काले बालों वाली सुंदरी ने मासूमियत से पलकें झपकाईं। क्या ऐसा है? हम टिल्डा खैर, अब हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं? क्या तुम बदला लेना चाहोगी? आहा, एमिलिया ने सिर हिलाने से पहले जरा भी संकोच नहीं किया। हाँ, अगर मैं कर सकती हूँ, तो मैं वापस जाकर उससे पूछना चाहती हूँ कि उसने ऐसा क्यों किया। क्यों? और चाहे जो भी कारण हो, उसने मेरे साथ जो किया उसके लिए मैं उसे खुद सज़ा दूंगी। और वे लोग भी, वे मुझे खलनायिका कैसे कह सकते हैं? मैंने राज्य के लिए इतना कुछ किया है। इतना कुछ। अजीब लड़की ने उसे खुशी से भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया। ओह, यह मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है। तुम्हें पता है टिल्डा, तुम उन बेचारे लोगों पर कैसे आरोप लगा सकते हो? शायद उन्हें कुछ भी बेहतर पता नहीं है ना? और अगर तुम सच में उस लड़की से प्यार करते हो, तो क्या उसे माफ़ करना स्वाभाविक नहीं है? हे, अच्छा, तुम क्या सोचते हो? वैसे भी, तुम्हें वापस भेजने या किसी भी चीज़ के लिए मैं क्यों करूं? मुझे परवाह नहीं कि मैं खलनायक हूं या नायक। कृपया, आप छोटी
सी दिखने वाली लड़की को देखने के बाद उसका संकल्प कमज़ोर होता हुआ दिखाई दिया और आखिरकार उसने असहाय महसूस करते हुए आह भरी। पहले मेरी मदद करने के लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ, लेकिन कृपया अब मेरे साथ खिलवाड़ मत करो। मैं थक गई हूँ। अगर मेरे लिए कोई उम्मीद नहीं है तो मुझे जाने दो। और अगर मेरी इस बेकार आत्मा का तुम्हारे लिए कोई उपयोग है तो मुझे लगता है कि तुम जो चाहो करो। तुमने मुझे जीने का एक और मौका पहले ही दे दिया है। यह पूरी तरह से मेरी गलती है कि मैंने इसे बर्बाद कर दिया। काले बालों वाली लड़की ने अपना सिर झुकाया, बहुत उत्सुक और कुछ हद तक संदिग्ध लग रही थी। क्या तुम सच में, तुम जानते हो, मैं पहले तुम्हारी आत्मा खाना चाहती थी, लेकिन अगर मुझे अनुमति नहीं मिली तो यह अच्छी तरह से पच नहीं पाएगी, इसलिए मैं सोच रही थी कि तुम्हें कैसे धोखा दूं, लेकिन क्या तुम सच में मुझे इसे ऐसे ही लेने दोगे? एमिलिया के सुंदर चेहरे पर आत्महीनता भरी मुस्कान थी। वह सोच रही थी कि क्या उसका अस्तित्व केवल उपयोग और त्याग के लिए ही है। उसके पहले जन्म में ये राजकुमार था जिसने उसे डिस्पोजेबल बॉडीगार्ड के रूप में इस्तेमाल किया और फिर उसका सिर कलम कर दिया। उसके दूसरे जन्म में यह उसका प्रेमी था, हालांकि उसने शायद कभी उससे प्यार ही नहीं किया था। और अब आखिरकार यह वह लड़की थी जो शून्य के अकेलेपन में उसके पास आए। जैसा चाहो वैसा करो, आगे बढ़ो। और इस तरह वे दोनों एक दूसरे को घंटों तक शून्य भाव से देखते रहे और दोनों में से कोई भी कुछ नहीं कर रहा था। एमिलिया सच में जानना चाहती थी कि मेव ने उसे धोखा क्यों दिया और वह अपना बदला भी लेना चाहती थी। वह सच में जीवन में एक और मौका पाने के लिए तरस रही थी, शायद खुश रहने का एक और मौका। लेकिन उसे अब इस लड़की से एक और एहसान मांगने का कोई अधिकार नहीं था, और वैसे भी उसके पास सौदेबाजी करने के लिए कुछ भी नहीं था। काले बालों वाली लड़की अंततः उसकी ओर बढ़ी और एमिलिया ने अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि उसने देखा कि लड़की अपना मुंह खोलकर उसके सिर की ओर बढ़ रही है। वह सोचती थी कि भस्म हो जाने पर कैसा महसूस होगा। क्या यह उसके मरने से भी ज्यादा दर्दनाक होगा? क्या यह उसकी आत्मा के अंदर गहराई से दर्द देगा, उससे भी ज्यादा जब उसे उस व्यक्ति ने त्याग दिया था जिसे वह इतना प्यार करती थी? अंत में बहुत देर तक कुछ नहीं हुआ और एमिलिया ने अपनी आंखें खोलकर देखा कि लड़की थोड़ी दूर चली गई थी और ऊब भरे भाव से उसकी ओर देख रही थी। बहुत समय लग गया, वैसे भी, चूंकि अब तुम एक स्वार्थी खलनायिका बन चुकी हो, इसलिए तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि मैं खलनायक प्रणाली के नाम से भी जानी जाती हूँ। क्या हम स्वर्ग में बनी जोड़ी नहीं हैं? एमिलिया ने बार बार अपना मुंह खोला और बंद किया। अपने 2 जीवन काल में उसने कभी भी इतनी बेतुकी बात नहीं सुनी थी। तुम क्या हो? एड्स बाय पब फ्यूचर। उपन्यास बिन लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास ऑनलाइन मुफ्त में पढ़ें। आप सैकड़ों अंग्रेजी अनुवादित लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास पा सकते हैं जिन्हें दैनिक रूप से अपडेट किया जाता है। उपन्यास ऑनलाइन पढ़ें, लाइट नॉवेल ऑनलाइन पढ़ें, ऑनलाइन मुफ्त पढ़ें, मुफ्त लाइट नॉवेल ऑनलाइन। संपर्क